हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक एग्जामिनेशन आई हुई है, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। अपने बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को अप्लाई किए हैं। वेल, आपका जो कंटेंट था 60 to 65% ऑफ कंटेंट तो अपना वही एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वाला पोर्शन ही है, जो कि हम लोगों ने पहले ही कवर कर रखा था। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वगैरह सब कुछ कवर कर रखा है। ये सारा जो सेशन अभी चल रहा है ना, ये बहुत कम समय का सेशन चलेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे का। इसमें मैं सभी यूनिट को टच करने का कोशिश करूंगा। इसमें हम करेंगे क्या, ये क्रैश कोर्स टाइप का है। जो आपका सिलेबस में पेपर 2 का हम बात कर रहे हैं, जो पेपर 2 का सिलेबस, उसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ना, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, काफी बेसिक, जहां से मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सारे सेशंस आपके लिए, अभी एग्जामिनेशन चूंकि करीब है, तो ये सारे सेशंस आपके लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। ओके, तो आप इनको जरूर वॉच करें कंप्लीटली। शॉर्ट शॉर्ट सेशंस रहेंगे, ज्यादा आपको बर्डन होगा नहीं, क्योंकि मैं जितना बताऊंगा उससे ज्यादा आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा। ठीक है, चीजें याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बता रखा था, कैलोरीफिक वैल्यू, डिफरेंट चीजों की कैलोरीफिक वैल्यू थी, तो उनको याद कर लीजिए। सीधा सीधा आपको याद करनी है, क्यों? हम मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन बना के डाल सकते हैं। ये चीज, इसका कैलोरीफिक वैल्यू इतना, ये इसका इतना, ये इसका इतना, मैच करवाइए, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो सिंपल रहेंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड रहेंगे, याद करने वाले होंगे, कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी होंगे। ओके, बट कोई नहीं, आपने अगर पढ़ रखा है ढंग से, अच्छे से इजीली आंसर कर पाएंगे। नहीं भी तो कोई बात नहीं, ये सेशंस को देखिए, आइडिया लग जाएगा। ये सेशंस मैं इसी मंथ तक लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा। ठीक है, तो यही मंथ के एंडिंग तक, आपका भी एग्जाम 12-13 तक है, तो ये सेशन आराम से आप देखते चलिए। और जहां पर जो चीज मैं पढ़ने बोल रहा हूँ, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए कि कुछ पढ़ लीजिए सर, तो उस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो मैनुअल्स होते हैं और वहां से क्वेश्चंस आने की चांसेस अधिक है। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। वेल, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहला वाला जो वीडियो था, उसमें हमने आपको एमएसडब्ल्यू के बारे में डिटेल जानकारी दिया था। इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजार्डियस वेस्ट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हमने आपको हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड रेगुलेशन जो 2016, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था, वो चीज रेफर किया था। वो ज्यादा पेज की थी नहीं, 116 पेज की थी। और उसमें से भी हमें 116 पेज पढ़नी नहीं थी, हमें बहुत कम पेजेस पढ़नी थी। मैंने आपको दिखा रखा था, बता रखा था कि किस किस तरह के कंटेंट आपको पढ़ना है उस मैनुअल से। ठीक है, हम अब आगे चालू करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट एंड ई वेस्ट के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बात बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको चाहिए, वो चाहिए इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। दूसरा, बायोमेडिकल वेस्ट को हम डिस्पोज कैसे करते हैं, व्हाट आर द बेसिक ट्रीटमेंट मैकेनिज्म फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। ये दो बेसिक जानकारी आपको चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट, आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, कोविड 19 के टाइम पे सबसे ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस हुआ था। समझ में आ रहा है? और वो भी सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा? राजधानी में। क्यों? सबसे अच्छा हॉस्पिटल, सबसे अच्छा फैसिलिटी वगैरह सब किधर है? राजधानी के अंदर। तो सब लोग जिनको भी कोविड हुआ, वो किधर गए होंगे? मैक्सिमम लोग ऐसे तो कहीं जाने नहीं दे रहे थे, क्वारंटाइन वाला सब कुछ सिस्टम था, बट फिर भी दिल्ली ये सब इलाके में बहुत ज्यादा कोविड 19 का स्प्रेडिंग था, और वहां पे बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे। ठीक है, तो वहां पे ये बायोमेडिकल वेस्ट ज्यादा जनरेट किया गया था। ठीक है, कोविड के टाइम पे याद रखिएगा, दिल्ली में ज्यादा जनरेशन हुआ था। अब यहाँ पे आपको चीजें समझनी है। ठीक है, मैं वीडियो पे नहीं आऊंगा, क्योंकि वीडियो पे आऊंगा तो बहुत ज्यादा बोलूंगा, वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और मेमोरी भी ज्यादा हो जाता है, तो अपलोडिंग में दिक्कत होती है ना। तो मैं वीडियो पे नहीं आऊंगा, आपका अटेंशन चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा चीजों को अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में? बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। आपने ये तो जान लिया एक बेसिक कि बायोमेडिकल वेस्ट वही हॉस्पिटल वगैरह से जो नीडल, सिरिंज वगैरह, मेडिसिन, ये सब चीज प्रोड्यूस होती है, वो बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट है। ग्लव्स वगैरह, कैंची वगैरह, है ना। अब देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको बेसिकली दो
मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। अब वो कैटेगरी कौन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, मैं जहां पे देखने के लिए बोलूंगा आप वहीं पे देखना। नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, दूसरा इन्फेक्टेड वेस्ट। ये दो कैटेगरी है बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट का, नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट एंड इन्फेक्टेड वेस्ट। हम सबसे पहले आ जाते हैं इस नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट के ऊपर। नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट के अंदर में क्या है, यहाँ पे एक स्पेलिंग अगर आप पढ़ पा रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं, आप यहाँ पे फिर उसके बाद आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड केमिकल वेस्ट। क्या नाम है, साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट वगैरह तो आप जान ही रहे हैं, जो वहां से बहुत सारा सिरप वगैरह यूज होता है, कुछ गिर गया, सिरप का बोतल फट गया, तो वो सारा केमिकल वेस्ट है। या फिर कुछ जो भी इस तरह के लिक्विड या फिर मेडिसिन जो एक्सपायर हो रहा है, उन सब चीजों को अगर फेंका जा रहा है तो वो सारा कुछ केमिकल वेस्ट में आएगा। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है साइटोटॉक्सिक ड्रग, ये कुछ गंभीर चीज है। साइटोटॉक्सिक, साइटो का मतलब बेसिकली क्या होता है मालूम है, साइटोकाइनेसिस, आपने पढ़ रखा है साइंस में अगर विज्ञान के स्टूडेंट है। सेल, सेल से रिलेटेड चीजें होती है ना। कौन सा सेल, जैसे हम अभी यहाँ पे बात करें तो ह्यूमन सेल, तो हमारा जो कोशिकाएं हैं उससे रिलेटेड ये बात होती है। तो जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होता है, साइटो मतलब सेल के लिए जहरीला है, तो सेल के लिए जहरीला, जहरीला कोई ऐसा मेडिसिन। अब आप बोलोगे अरे सर हॉस्पिटल में सेल के लिए जहरीला हो ऐसा कोई मेडिसिन हम यूज ही क्यों करेंगे, वहां तो हमको सेल को अच्छा बनाना है, रिपेयर करना है, तो सेल के लिए जो अच्छा हो ऐसा मेडिसिन का यूज किया जाएगा। देखिए इसका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। किसमें, कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्यों, कैंसर में क्या होता है, कैंसर अगर किसी को हो गया तो वो जो वो मतलब सेल जो है वो फिर बढ़ते रहता है, तो जितने न्यू सेल भी बनते हैं उसमें भी कैंसर होता है, तो धीरे धीरे कैंसर स्प्रेड होता है। ऐसे केसेस में हम साइटोटॉक्सिक ड्रग देंगे, जो कैंसर सेल्स है उसको उनको मारा जाए। समझ में आ रहा है, तो वो सारे ड्रग्स, ठीक है। तो याद रखिएगा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर बेसिकली यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, ठीक है। तो क्यों, ताकि जो एबनॉर्मल सेल है, जो इन्फेक्टेड सेल्स है, उनको मारा जा सके। ओके, तो इसलिए हम साइटोटॉक्सिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का ड्रग्स जो भी है उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर में, और उसका कलर कोडिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ब्लैक कलर प्लास्टिक कंटेनर में इस तरह के जो वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, मेडिसिन वगैरह, साइटोटॉक्सिक ड्रग वगैरह, है ना, उनको ब्लैक कलर कंटेनर में फेंका जाए। समझ में आ रहा है, उसमें उसको किस में फेंकेंगे आप, ब्लैक कलर कंटेनर में फेंकेंगे। और जो उसका ट्रीटमेंट होगा, किस तरह का डिस्पोजल ट्रीटमेंट जो होगा वो कैसा होगा, वो केमिकल ट्रीटमेंट आपको करना है। पहले अच्छे से उसका केमिकल ट्रीटमेंट करिए, उसको इनट वगैरह बनाइए ताकि वो सॉइल में रिएक्ट वगैरह ना करे। ये चीज आपको जरूरी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए केमिकल ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। फिर आपको सिक्योर्ड लैंड फिलिंग, ढंग से सैनिटरी वे में अच्छे से सेफली लैंड फिलिंग कर दीजिए। इस तरह के वेस्ट को किस तरह के डस्टबिन वगैरह में हम फेंकेंगे, कलर कोडिंग क्या है, ब्लैक कंटेनर। समझ में आ रहा है, कौन सा, ब्लैक कलर कंटेनर। एक चीज और बताता हूं ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के बारे में, सुनिएगा। इसका एक नाम भी है, इसको हम एंटी नियोप्लास्टिक भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, एंटी नियोप्लास्टिक। अगर नोट कर रहे हैं, लिख रहा है कोई भाई, ANTINEOPLASTICS, एंटी नियोप्लास्टिक, है ना। इनका रोल क्या है, जो एबनॉर्मल सेल है उनको मारना। समझ गए। अब आगे का बात किया जाए, इन्फेक्टेड वेस्ट। इन्फेक्टेड वेस्ट में फिर अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं, जैसे एक एक नाम पढ़ता हूं, ये इमेज मेरे को ऐसा ही मिला मेरे भाई, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूं, आंखों पे जोर दो, अभी पढ़ लोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल्ड वेस्ट, SOILED वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट। दूसरा ये पीले वाले में एनाटॉमिकल वेस्ट, इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स, सार्प्स। क्या मतलब है, सॉइल्ड वेस्ट मतलब जो आप, अरे किसी का चोट लग गया, ड्रेसिंग वगैरह होता है ना, तो वो ड्रेसिंग भी तो वेस्ट है, तो वो सारे इस तरह के कपड़े वपड़े जो भी ड्रेसिंग क्लॉथिंग, ठीक है, बैंडेज, तो ये सब कुछ सॉइल्ड वेस्ट की कैटेगरी में आता है। इसको किस तरह के कंटेनर में डाला जाए, प्लास्टिक कंटेनर में डाला जाए। प्लास्टिक कंटेनर में डालने के बाद क्या होता है, उसके बाद जब डिस्पोजल करने का टाइम आता है तो इसको एक ऑटोक्लेव प्रोसेस के अंदर गुजारा जाता है। अब ये ऑटोक्लेव प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं, ऑटोक्लेव ट्रीटमेंट जो होता है
हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे चीजों को हम ट्रीट करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। दो चीजें मेंटेन होती है, क्या? हाई टेम्परेचर भी एंड प्रेशर, प्रेशर भी रहता है। एक प्रेशराइज चैम्बर होती है जिसमें हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जला देंगे, जलाने के बाद जो भी निकलेगा हमारे पास राख वाख जो भी है उसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे, लिखा हुआ है डीप ब्यूरियल, गाड़ दीजिए अच्छे से, डीप गाड़िए, जमीन के अंदर गहरा गाड़िए, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये है आपका सॉइल वेस्ट, ये किसके लिए? बैंडेज वगैरह के लिए, है ना। आगे बात करते हैं एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमी लैब क्या था? जिसमें हम सीखते हैं हड्डी के बारे में, हाँ, और फिर हम डाइसेक्ट करते थे किसको? ये मेंढक वगैरह को, याद है बायोलॉजी क्लास में? ओके, तो मतलब मांस का टुकड़ा, या फिर जो फॉर एग्जांपल जब ग्रोथ होता है, सॉरी ये बर्थ होता है बेबीज का, तो उस समय कुछ वेस्ट निकलता है एनाटॉमिकल वेस्ट, वो सारे, है ना, जो पार्ट्स बॉडी बॉडी पार्ट्स, प्लेसेंटा वगैरह, बॉडी पार्ट वगैरह, तो ये सब कुछ आपका एनाटॉमिकल वेस्ट है। इसको आप किस में डालेंगे? इसको आप सीधा का सीधा येलो कलर प्लास्टिक कंटेनर में डालेंगे। किस में डालेंगे? येलो कलर प्लास्टिक कंटेनर में डालेंगे। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? कुछ नहीं, आप सीधा जमीन के अंदर गाड़ दीजिए इस तरह के वेस्ट को। क्यों? वो बायोडिग्रेडेबल है, वो चीजें, है ना, उस पर कुछ कीड़े मकोड़े आएंगे, खा लेंगे, वो धीरे 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 जमीन में, सॉइल में मिल जाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स दे देंगे सॉइल को उल्टा, है ना। तो इसमें कोई अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है इन बॉडी पार्ट्स के लिए, आप सीधा जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, डीप ब्यूरियल। आगे पढ़ते हैं, इन्फेक्टेड प्लास्टिक जो होंगे, कैसा? सिरिंज वगैरह, सिरिंज कौन सा? नीडल, सिरिंज का, नीडल का बात नहीं कर रही है, सिरिंज, है ना, सिरिंज वो प्लास्टिक वाला सिरिंज। ग्लव्स वगैरह पहनता है, देखो डॉक्टर, अब कोविड-19 के टाइम पे हम लोग भी पहने थे ग्लव्स, वो सारे ग्लव्स वो भी प्लास्टिक है। तो इस तरह के जितने भी प्लास्टिक वेस्ट हैं, जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट है, इनको आप ब्लू कलर कंटेनर में फेंकोगे, समझ में आया? उसको हम किस में फेंकेंगे? ब्लू कलर कंटेनर में हम फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ये सार्प, सार्प SHARPS, सार्प्स, ये क्या है? देखो, जो निडिल या फिर कट, मान लो शीशा विशा हॉस्पिटल में कहीं टूट गया, है ना, या फिर किसी के पैर में ग्लास ही घुस गया था, अब वो गए डॉक्टर के पास, तो उसने ग्लास निकाला, ऐसा कोई मेटल पीस हो गया, ग्लास हो गया, कैंची, ब्लेड, निडिल, है ना, वो सारी चीजें, तो शार्प्स, इसको क्या बोला जाता है? शार्प्स। तो इनको एक अलग कैटेगरी का कंटेनर होता है, उसमें फेंकेंगे, इसमें व्हाइट कंटेनर में। तो ये कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट है, सभी हॉस्पिटल में इसी तरह का कलर कोडिंग मेंटेन किया जाता है वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए। ये किस चीज के लिए कलर कोडिंग? फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। तो उसको व्हाइट कलर प्लास्टिक कंटेनर में हम फेंकेंगे, और उसके बाद क्या होगा वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अब देखिए, ये जो है आपके इन्फेक्टेड प्लास्टिक और व्हाइट, इन्फेक्टेड प्लास्टिक और ये शार्प, इनको आपको डिसइंफेक्ट भी करना होगा। डिस्पोजल से पहले डिसइंफेक्शन किया जाता है इसका। डिसइंफेक्शन कहने का मतलब है, इन सब चीजों में ना इन्फेक्शन हो सकती है, तो उस इन्फेक्शन को आप खत्म कर दो, क्योंकि ये जनरली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। प्लास्टिक, ग्लव्स, ये सारे सड़ या गल जाते हैं क्या? नहीं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, मेटल। तो ये, इसमें अगर इन्फेक्शन रह गया है तो ये हो सकता है वो इन्फेक्शन खत्म ना हो, कि वो हमें हमेशा के लिए उसमें रहेगा, स्टिक रह सकता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल तो आपको मालूम है, किसी व्यक्ति को एड्स वगैरह है अगर कुछ, है ना, तो उस व्यक्ति को अगर ब्लेड से कट लग गया था, किसी ब्लेड से, और वही सेम ब्लेड कहीं जमीन पे पड़ा हुआ है और आपका पैर उस पे आ गया, तो आपको भी एड्स आ जाएगा। ट्रांसफरेबल डिजीज है ये सर, है इस तरह से। तो वो एड्स का इन्फेक्शन है, HIV वायरस है, उसको किल करना होगा, तो डिसइंफेक्ट करिए। तो डिसइंफेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी जनरली यूज क्लोरीन सॉल्यूशन, ठीक है। क्लोरीन अपना क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट होता है। क्लोरीन मतलब Cl2, ठीक है, क्लोरीन मतलब Cl2, क्लोरीन। अब डिसइंफेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए, यहाँ पे ये जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक वगैरह लिखा है, कौन सा? ये वाला इन्फेक्टेड प्लास्टिक जो लिखा है, ये जो आपने ब्लू कलर कंटेनर में फेंका था, इस पर और एक स्पेशल प्रोसेस आपको करनी होगी, म्यूटिलेटिंग, म्यूटिलेट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, म्यूटिलेट। म्यूटिलेट मतलब इसको चूर चूर करना, पीसेस में तोड़ देना, है ना, वह एकदम जोर जबरदस्ती बहुत चूर चूर करो। श्रेडर वगैरह में किया जाता है, ये सब मशीन होती है अलग से,
ठीक है, तो उसमें आप म्यूटिलेट करके फिर आपको रिसाइकल करना है तो आप रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये स्टेप है इसका। और बाकी इसका कौन सा, ये सिरिंज वगैरह जो शार्प्स थे, है ना, नीडल ब्लेड, इनके लिए अलग से एक गड्ढा होता है जिसको हम बोलते हैं शार्प पिट, आपको उसी में फेंकना है। ठीक है, आपको उसी में फेंकना है। अब ये सारा चीज कहां पे होगा, एक हमारे पास कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगा जो कि केवल सेग्रीगेशन, जो कि केवल ये सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट के लिए होगा। जो भी आपका ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वहां पे ये सारा कुछ होगा। समझ गए ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नोट, यहाँ पे एक नोट लिखा है, देखिए ग्रीन कलर में, ये बार बार मेरा आ रहा है, जस्ट मिनट देखिए। नोट क्या लिखा है, यूज एनी कलर्ड बिन अदर देन ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट फॉर डिस्पोजल ऑफ जनरल वेस्ट। क्या लिखा है, हॉस्पिटल के अंदर अगर हो तो ये सारा जो कलर कोडिंग के साथ डस्टबिन बताया गया है, इसमें जो कचरा का टाइप बताया गया है, जो चीज बताया गया, आप उसी को फेंकिए। इसके अलावा और कोई भी कलर कोडिंग का डस्टबिन यूज कर लो, ब्राउन यूज कर लो भाई, ठीक है, ग्रीन यूज कर लो, और क्योंकि इसमें ग्रीन नहीं है, कोई जनरल वेस्ट अगर फेंकना है, कुछ खाना पीना हॉस्पिटल में फेंकना है, तो वो सारा एक अदर कलर कोडिंग के डस्टबिन में फेंकिए, इनमें आप नहीं फेंक सकते। यहीं पे ये नोट लिखा हुआ है, यूज एनी कलर बिन अदर देन ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड व्हाइट फॉर डिस्पोजल ऑफ जनरल वेस्ट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए, ये तो मैंने आपको राम कहानी पहले ही बता दिया। अब आ रही है डेफिनेशन, व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। पढ़िए, बायोमेडिकल वेस्ट स्लैश हॉस्पिटल वेस्ट इज एनी काइंड ऑफ वेस्ट कंटेनिंग infectious material, full stop. It may also include waste associated with the generation of biomedical waste that visually appears to be of medical, मतलब हॉस्पिटल से ही बात कर रहा है, मेडिसिन से रिलेटेड जो भी वेस्ट है वो सारे वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट refers to all waste, biological or non biological, that is discarded and not intended for further use। मतलब चाहे वो बायोलॉजिकल हो या नॉन बायोलॉजिकल हो, हॉस्पिटल से अगर वेस्ट है और जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, मतलब अब उसका यूज नहीं करेंगे, उसको छोड़ दिया गया है, तो वो सारा कुछ वेस्ट हो गया। आगे, बायोमेडिकल वेस्ट मींस एनी वेस्ट, मतलब कोई भी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, जब ट्रीटमेंट आपका किया जा रहा है, चेकअप किया जा रहा है, उस समय जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो। ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन, मेडिसिन जब सलाइन बोतल वगैरह आपका इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है, आपको सलाइन बोतल चढ़ाया जा रहा है ना, तो वो सलाइन का जो डब्बा है वो तो वेस्ट हो गया ना, ऑफ ह्यूमन बींग्स। और एनिमल के लिए भी, है ना, वेटनरी हॉस्पिटल भी होती है अपनी। और इन रिसर्च एक्टिविटीज में भी जो वेस्ट इस तरह का मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी वगैरह में जो रिसर्च एक्टिविटीज होते हैं, वहां पर भी अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटी किया जा रहा है, वहां अगर कोई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ओके, pertaining thereto or in the production or testing of biological and including categories mentioned in schedule 1 comma of the biomedical waste management rule 2016। अब देखो, याद करो, थोड़ा होशियार बच्चे आप दिमाग लगा लेंगे। क्या हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब आया था? 16 में। ये कब दिया है सरकार ने? ये भी दिया है 16 में। तो क्या हमें इसको भी पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था आपको। अच्छा, यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशन है, ये एज इन्फॉर्म्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, वही सारा का सारा रूल जनरेट डेवलप करता है। स्वच्छ भारत मिशन वाला मैनुअल वही देते हैं, है ना, तो वही मैनुअल आपको पढ़ना है। एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बायोमेडिकल वेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सेग्रीगेटेड इन 4 कलर कोडेड वेस्ट कैटेगरी। वही कलर कोडिंग जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, उसी कलर कोडिंग के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। कॉमन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट आर बाई इंसिनरेशन, प्लाज्मा पायरोलिसिस। देखिए, यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए, मतलब आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, क्या क्या चीज पढ़ना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो अपने पास टेक्निक है वो कौन कौन से है? इंसिनरेशन है, प्लाज्मा पायरोलिसिस है, डीप बरियल है ना। तो ये किस तरह के वेस्ट? एलो कैटेगरी वेस्ट के लिए। तो आपसे पूछेंगे कि एलो कैटेगरी वेस्ट आर जनरली ट्रीटेड by using which one of the following?
ऑप्शन में कुछ इन तीनों में से एक है, तो आपका जवाब होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये नाम एज इट इज आपको ध्यान में रखना है, याद रखिए। ठीक है, आगे ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग या केमिकल डिसइंफेक्शन किया जाता है रेड कैटेगरी वेस्ट के लिए। स्टेरिलाइजेशन एंड श्रेडिंग, श्रेडिंग मैंने बोला था, वो हम क्या करते हैं, वहां पे था म्यूटिलेट मल्टीलेट बोल के एक टर्म था। देखो श्रेडर में मैंने बोला था किया जाता है, चूर चूर कर दो, तोड़ दो उसको। डिसइंफेक्शन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन भी करते हैं, क्लोरीन को यूज करके, 1% क्लोरीन को यूज करते हैं हम डिसइंफेक्शन करने के लिए, ध्यान रखना। फॉलोड बाय ब्यूरियल इन कॉन्क्रीट पिट, कॉन्क्रीट का अलग से पिट होता है, उसमें बरी कर दीजिए ढंग से। रिसाइकलिंग थ्रो फाउंड्री या इनकैप्सुलेशन फॉर व्हाइट कैटेगरी शार्प वेस्ट, ये शार्प वेस्ट का बात कर रहा है, व्हाइट कैटेगरी का। ठीक है, तो व्हाइट कैटेगरी का शार्प वेस्ट को किसमें हम बरी करेंगे, शार्प पिट में, जो कि कंक्रीट की अलग से आपको बनानी है। आगे वॉशिंग कॉमा डिसइंफेक्शन फॉलोड बाय साइक्लिंग रिसाइकलिंग फॉर ब्लू कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी वेस्ट को आप रिसाइकल कर सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट होता है उसमें से किस कैटेगरी के वेस्ट को आप रिसाइकल कर पाएंगे, कौन सा कैटेगरी है। ब्लू कैटेगरी में जो वेस्ट होता है उसके एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है, पहला वाला इससे जब स्टार्ट किया था वही स्लाइड में बताया था, याद करिए। ठीक है, बार बार देखिए चीजों को, मैं बार बार अभी रिपीट करूंगा फिर तो टाइम वेस्ट होगा। तो ब्लू कैटेगरी वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे देखो ये ब्लू कैटेगरी ग्लास वेस्ट, ये देखो ये टर्म आप यहां से काट देना, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा लिखा है, क्योंकि ब्लू कैटेगरी में हम जनरली जो वेस्ट फेंकते हैं वो प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह होते हैं, फिर प्लास्टिक के सिरिंज वगैरह होते हैं, वो ग्लास वगैरह नहीं होता, क्योंकि ग्लास शार्प होती है तो हम उसको शार्प कैटेगरी में फेंकते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों में फेंक सकते हो यार, यहाँ पे लिखा है तो लिखने, ये कोड का स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोड का स्टेटमेंट है ना। आप ऐसा कर लो यहाँ पे कि जो शार्प ग्लास है, शार्प ग्लास है ना, उसको तो आप फेंक दीजिए उसमें, जो ऐसे ग्लास है जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है, उसको आप ब्लू कैटेगरी में डालिए, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो पेज है ये भी उसी कोड का है ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल का, ये भी फोटो है। तो यहाँ पर एग्जांपल में ये लिखे हैं सिरिंज, ग्लव्स, प्लास्टिक वेस्ट वगैरह, और यहाँ पे देखिए कट ग्लासेस एक्सेट्रा, है ना, उसको कहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाइट व्हाइट कैटेगरी में, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, चीज है इसलिए बता रहा हूँ आपको। आगे बात करते हैं। तो अब ये सारे कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको जैसा बताया था हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कशन रखेंगे अपना। बाकी और अधिक जानकारी के लिए, ज्यादा पेज का है नहीं, 30-35 पेजेस का है ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। जो हर एक तरह का वेस्ट का, बहुत तरह का वेस्ट का एग्जांपल आपको दिखेगा, उसको कैसे ट्रीट करना है इंडिविजुअली, वहां पे सारा कुछ मेंशन्ड है, रूल रेगुलेशन गाइडलाइन सब कुछ मेंशन्ड है, ज्यादा पेजेस का है नहीं। ये वाला शायद मैं आपको दिखाई देता हूं, वेट, ये देखिए, ये है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016, न्यू दिल्ली, 28 मार्च 2016। कितना पेजेस का है, जैसा कि मैंने आपको बोला लगभग 37 पेज का है, तो आप इसको पढ़िए। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 37 पेज में, वो भी अपने को ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। ठीक है, पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। आप इस मैनुअल के अंदर पेज नंबर 7 से पढ़ना चालू करिए पॉइंट्स को। ठीक है, पेज नंबर 7 से ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए बहुत सारा पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। ट्रीटमेंट डिस्पोजल, सेग्रीगेशन, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज हम कैसा करेंगे। ठीक है, ये मतलब वहां से पढ़िए, 7 और 8 नंबर पॉइंट पढ़िए, फिर उसके बाद आप आ जाइए सीधा 12 नंबर पेज पे, 12 नंबर। ठीक है, जो पेज मैं बता रहा हूँ आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं, और इस मैनुअल को डाउनलोड करके पढ़ना चालू करिए। 12 नंबर पेज में देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, कैटेगरी येलो, टाइप ऑफ वेस्ट, है ना, और उसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है। प्लस अब देखिए यहाँ पे प्लाज्मा पायरोलिसिस लिखा है, तो इसके बारे में जाके एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा सा, प्लाज्मा पायरोलिसिस होता क्या है, इंसिनरेशन वगैरह तो आप जानते ही हो, है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह से आपको अपना ये प्रिपेयर करना है। माइक्रोवेविंग क्या होती है, कितना इफेक्टिव है,
ठीक है, ये सारा कुछ ये भी आपसे पूछेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन को कैसे ट्रीट किया जाता है। एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड आइटम्स कंटामिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स टू बी रिटर्न बैक टू द मैन्युफैक्चरर को सेंड करना है, और सप्लायर फॉर इंसिनरेशन एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री पे? ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। और टू कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे आपको भेजना पड़ेगा उस ड्रग्स को जो एक्सपायर हो चुके हैं, और हैजार्डियस वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट में आपको भेजना होगा। स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी फॉर इंसिनरेशन एट 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे। ये टेम्परेचर का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लाज्मा पायरोलिसिस कितने पे किया जाता है? ग्रेटर देन, आप इसको प्लाज्मा पायरोलिसिस भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। ऑल अदर डिस्कार्डेड मेडिसिन आल बी आइदर सेंट बैक टू मैन्युफैक्चरर और डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? साइटोटॉक्सिक ड्रग मैंने बता दिया आपको अलग से, सेल किलिंग ड्रग्स। तो कहने का मतलब है ये वाला पेज आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ना? तो इसको ढंग से पढ़िए अच्छे से, चीजों को बिट बाय बिट। सुपर इंपॉर्टेंट पेज है ये आपका, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ओके, इज इट क्लियर? ये पेज सुपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और पार्ट 2 बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, पेज 15 पढ़ते रहना। देखिए यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट यूजिंग एटलीस्ट 10% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट हैविंग 30% रेसिडुअल क्लोरीन for 20 minutes or any equivalent chemical reagent that should be demonstrate log 10 4 reduction efficiency for microorganism as given in schedule 3। schedule 3 इसी में given है। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए सुपर इंपॉर्टेंट, ऑल प्लास्टिक बैग्स shall be as per BIS standard and as and when published till then the prevailing plastic waste management rules shall be applicable। प्लास्टिक बैग का ट्रीटमेंट जो होगा वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ये सारा कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप यहां से पढ़ सकते हो, और ज्यादा पेज का है नहीं। ये शेड्यूल 2, ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल 2 तो और भी सुपर इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर इंसिनरेशन। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं, ये देखिए, ऑल इंसिनरेटर्स जिसमें आप जलाओगे चीजों को शैल मीट द फॉलोइंग ऑपरेटिंग एंड इमिशन स्टैंडर्ड। यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला दिया गया है, देखिए कंबसन एफिशिएंसी शैल बी एटलीस्ट 99%, कम से कम इतना होना चाहिए इंसिनरेटर का कंबसन एफिशिएंसी। द कंबसन एफिशिएंसी इज कंप्यूटेड एज फॉलो, कैसे कंप्यूट करोगे? परसेंटेज CO2 डिवाइडेड बाय परसेंटेज CO2 into divided by percentage CO2 plus percentage of carbon monoxide CO into 100। इस तरह से हम कंबसन एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। आगे, the temperature of the primary chamber shall be a minimum 800 डिग्री सेल्सियस and secondary chamber shall be minimum of 150 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1000 से लेके 1100 के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए सेकेंडरी चैम्बर का, प्राइमरी का 800। दी सेकेंडरी चैम्बर गैस रेसिडेंस टाइम शैल बी एटलीस्ट 2 सेकेंड। पूछ सकता है क्यों? क्यों 2 सेकेंड? क्योंकि सेकेंडरी चैम्बर में गैस कलेक्शन यूनिट रहता है, तो रेसिडेंस टाइम थोड़ा अगर नहीं रहेगा तो आप गैस कैसे उस चैम्बर में कलेक्शन यूनिट में एंटर करेगी, है ना? इसलिए इमिशन स्टैंडर्ड सुपर इंपॉर्टेंट पेज, पैरामीटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पार्टिकुलेट मैटर का लिमिटिंग वैल्यू, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह का लिमिटिंग वैल्यू, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दिस आर द इमिशन स्टैंडर्ड। प्लस इंसिनरेशन का जो चिमनी होगा उसका स्टैक हाइट, ओके, मिनिमम स्टैक हाइट shall be 30 meters above the ground and shall be attached with, कितना है? 30 मीटर। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। समझ में आ रहा है? मिनिमम स्टैक हाइट कितना? 30 मीटर्स, ऐसा। तो इस तरह का डेटा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछेंगे। ठीक है, ये टेबल तो सुपर इंपॉर्टेंट है ही। ओके, इमिशन स्टैंडर्ड्स किसके लिए? इंसिनरेटर्स के लिए है ये। उसी तरह से दूसरा जो ट्रीटमेंट आपका मेथड है प्लाज्मा पायरोलिसिस या फिर गैसिफिकेशन, इसका सारा का सारा डिटेल, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड, इमिशन स्टैंडर्ड, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। जो प्लाज्मा पायरोलिसिस है उसका कंबसन एफिशिएंसी जो होता है साल भी एटलीस्ट 99.99%। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कंबसन एफिशिएंसी किसका ज्यादा, इंसिनरेटर का ज्यादा होता है या प्लाज्मा पायरोलिसिस का ज्यादा होता है? तो ऑब्वियस आंसर है प्लाज्मा पायरोलिसिस, जिसकी वैल्यू है 99.99%। आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, या फिर सीधा 99.99% वाला वैल्यू पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कंबसन एफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा पायरोलिसिस या फिर गैसिफिकेशन, पूछ लेंगे ऐसा। प्लाज्मा पायरोलिसिस को हम गैसिफिकेशन भी कहते हैं, ये भी
ध्यान रखना। कंबसन एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला सेम है, तो स्टैक हाइट यहाँ पर भी 30 मीटर है, ठीक है, प्लस टेम्परेचर का रेंज 1050 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। रेसिडेंस टाइम 2 सेकेंड, किसके लिए? गैस के लिए, विथ मिनिमम 3% ऑफ ऑक्सीजन इन दी स्टैक गैस। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा पाइरोलिसिस के अंदर जो स्टैक गैस है, ठीक है, मतलब जो चिमनी के माध्यम से गैस निकलेगी उसमें 3% मिनिमम ऑक्सीजन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि प्लाज्मा पाइरोलिसिस जो होता है ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। सॉरी, प्लाज्मा पाइरोलिसिस जो है वो इन पाइरोलिसिस है ना, ये अपने आप में शब्द है पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका नाम ही है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पाइरोलिसिस को हमेशा हम करते हैं। लेकिन ये प्लाज्मा पाइरोलिसिस के बारे में अगर मैं और कुछ आपको बताऊं तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना उसको हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम है गैसिफिकेशन। प्लाज्मा गैसिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, प्लाज्मा गैसिफिकेशन। गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आप गैसेस में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर जो एसेस होंगे वो सॉलिड रेसिड्यू बन जाएंगे, है ना। तो इन अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन आपको ये सारी चीजें करनी है, ओके। बट यहाँ पे एक कंडीशन बस ध्यान में रखना है कि जो स्टैक है, स्टैक गैस, उसमें 3% ऑक्सीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, 3% होना चाहिए। ये एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। स्टैक हाइट वही 30 मीटर। फिर यहाँ पे आगे ये सारा मतलब सुपर इंपॉर्टेंट है, एयर इमिशन स्टैंडर्ड एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, जो इसके कारण होगा उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहीं पे हाईलाइट करवा देता हूँ। देखिए, हम लोग एक्सपीरियंस्ड है, मालूम है अपने को, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको यहीं पे हाईलाइट करवा देता हूँ। देखो, प्लाज्मा पाइरोलिसिस का एक पॉइंट मैंने बोला, जनरली ये पाइरोलिसिस वगैरह हम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट का करेंगे या नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑब्वियसली नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन जहां से कुछ गैसेस ऐसे निकले जिसके कैलोरीफिक वैल्यू हो, एनर्जी वैल्यू हो, ठीक है, वो कैरेक्टराइजेशन करने के बाद, मतलब सैंपलिंग वगैरह करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद हम चूज करते हैं मेथड। और यहाँ पे तो साफ साफ आपको मेथड दिया हुआ है किस तरह का वेस्ट का आपको प्लाज्मा पाइरोलिसिस करना है, तो आपको ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। वेल, तो यहाँ पे देखिए, जिस वेस्ट का आपको प्लाज्मा पाइरोलिसिस या गैसिफिकेशन करना है उस पर आप कभी भी क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करना। shall not be chemically treated with any chlorinated disinfectant and chlorinated plastics shall not be treated in the system। chlorinated plastics का प्लाज्मा पाइरोलिसिस नहीं किया जाना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। फिर उसी तरह से आप इस मैनुअल के अंदर आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर ऑटोक्लेविंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट दिया गया है, इन सब चीजों को पढ़ोगे, सुपर इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, सारा का सारा, कुछ भी, कोई जो भी स्टेटमेंट है, हर एक स्टेटमेंट से अपने आप में एक लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है ना। ये टेस्ट के बारे में क्लियर है। स्पोर टेस्टिंग होता है, देखिए स्पोर टेस्टिंग क्या होता है, किसके लिए किया जाता है, पूछा जा सकता है, ओके। रूटीन टेस्ट क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, तो आप पढ़िए। माइक्रोवेविंग का बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो सभी के बारे में आपको दिया गया है, तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने तो हरदम बोला मैनुअल्स मैनुअल्स, स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूँ, कहते आ रहा हूँ आप सभी से, मैनुअल्स मैनुअल्स। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पढ़े, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, जो भाई नहीं पढ़ पाया तो अभी भी दिमाग लगा लो किधर से क्वेश्चन आना है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल उठाए जाएंगे, पूछे जाएंगे। ये तो आपका सैनिटरी लैंड फिलिंग है ना, तो इसके बारे में तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, आपको कंप्लीटली इसका पूरा साइंटिफिक सब चीज मैंने बता दिया है, ओके। स्टेरिलाइजेशन क्या कैसे किया जाता है, ये चीज देखिए। अच्छा, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों अलग अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर लिक्विड वेस्ट, जो लिक्विड वेस्ट है उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सीधा सुपर इंपोर्टेंट पॉइंट्स, समझ गए। बायो एसिड टेस्ट, ये क्या होता है, इसके इससे हम क्या चेक करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ चुके होंगे कि कहां से पढ़नी है, क्या करनी है, ठीक है। यही मेरा टास्क है, इस तरह से मैं सभी यूनिट्स को कवर करूंगा और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करूंगा, और जैसा जैसा मैं आपको, अभी आपने ये वीडियो देख लिया, अब आप लग जाओ इसके ऊपर,
नेक्स्ट वीडियो आएगी, फिर उसमें जो इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बाद उस पर लग जाना। इस तरह से करते करते अपन मैक्सिमम सारे यूनिट्स को टच करेंगे। क्लियर? थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।